कि एक दिन मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए उसके ही गांव जाने वाला था। रास्ता काफ़ी लंबा था, लगभग 600 साढ़े 600 किलोमीटर मुझे पार करना था। मेरे पास खुद की कार थी, तो मैंने उससे कहा कि मैं कार से ही आऊँगा। वैसे भी मुझे अकेले कार को ड्राइव करके कहीं पर भी जाना बहुत पसंद था। तो मैं कुछ सुबह के 5 बजे निकला और ये सोचने लगा कि शाम के 5 बजे तक तो मैं उसके पास पहुंच ही जाऊंगा। जब मैं रास्ते में निकला तब पता नहीं क्यों उस दिन मेरे साथ बहुत अजीब अजीब सी घटनाएं हुई। कुछ ही दूर जाने के बाद सबसे पहले तो मेरा टायर पंचर हो गया। उसको बनाने में मुझे लगभग 2.5 से 3 घंटे लग गए। कुछ और आगे बढ़ने के बाद मेरी गाड़ी एकदम से खराब हो गई। उसे वहीं रास्ते पर ठीक करने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। एक तो टायर पंचर वाला भी मुझे जगह पर नहीं मिला, इसी वजह से इतना समय लग गया। और दूसरा, जब गाड़ी खराब हुई तो उसमें भी फॉल्ट भले ही छोटा था, लेकिन मैकेनिक को ढूंढकर उसे गाड़ी तक लाने में बहुत समय लग गया। तो जब मैं अपने दोस्त के गांव में एंटर हुआ, कुछ रात के 10:30-11 बज रहे थे। वो मुझे लेने के लिए अब भी जगा हुआ था अपने घर पर। मुझे उसका घर पता था, तो मैं सीधा उसके घर पर ही चला गया। उसके घर की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती थी कि घर का जो बड़ा सा आंगन था, उसमें नारियल के पेड़ लगे हुए थे और अलग अलग पेड़ थे जिसके नीचे खटिया डालकर आराम करना मुझे बहुत पसंद था। जब मैं उसके घर के पास पहुंचा तो मेरा दोस्त मुझे लेने के लिए गेट तक के आया। उसके बाद हम दोनों ही मिलकर काफ़ी खुश हुए, क्योंकि वो भी वहाँ नहीं रहता था, वो कहीं दूसरी जगह जॉब करता था। बस छुट्टियों के लिए वो अपने घर पर आया हुआ था, इसीलिए उसने कॉल करके मुझे भी बुला लिया। दोस्तों, हमारे यूपी में तो पिछड़ा गांव कहते हैं, जो गांव बिल्कुल ही डेवलप नहीं होता है। बस आप यूँ मान के चलिए कि जो मेरे दोस्त का भी गांव था वो एकदम पिछड़ा गांव था। जब मैं वहाँ पर पहुँचा और रात में हमने काफ़ी देर तक हंसी मजाक की। उसने मुझसे पहले ही कहा था कि सिगरेट के डब्बे लेकर आना। मैं सिगरेट के पैकेट्स अपने साथ लेकर गया था, क्योंकि उसके गांव में सिगरेट्स भी नहीं मिलती थी। हम दोनों रात में आंगन में काफ़ी देर तक बैठे रहे। बिल्कुल शांत और ठंडी हवाएं चल रही थी। वैसे भी आप लोग तो जानते ही होंगे कि गांव का मज़ा कुछ अलग ही होता है। उसके बाद रात के लगभग 1-1:30 बजे के आसपास हम सोने चले गए। जब सुबह मैं उठा कुछ 8:30 बजे, तो मैंने देखा कि मेरा दोस्त नहा धोकर एकदम रेडी था। मैंने उससे कहा, तू कहीं जा रहा है? वो बोलने लगा, हाँ। मैंने कहा, कहाँ जा रहा है? तो वो कहने लगा कि यहीं से थोड़ी दूरी पर शादी है, तो उसे अटेंड करने जा रहा हूँ। वो मुझसे कहने लगा, एक काम कर, तू भी उठ गया तो तू भी मेरे साथ चल। मैंने कहा, ठीक है। हम दोनों ही शादी के लिए निकले। जब वहाँ पर हम पहुँचे जहाँ पर शादी थी, तो वहाँ शादी हो जाने के बाद मुझे एक आदमी मिला जिसे लोग गोलू चाय वाला कहकर बुलाते थे। उसका छोटा सा चाय का बाकड़ा था। जब मैं उससे मिला और उससे बात करने लगा, तो ऐसी ही बातों बातों में वो कहने लगा कि मैं तो 6-7 बजे अपना ये बाकड़ा बंद करके घर पे चले जाता हूँ। मैंने कहा, क्यों, ऐसा क्यों? वो कहने लगा, यहाँ पर भूत प्रेत है ना। उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ी हंसी भी आई, और सच कहूँ विश्वास तो बिल्कुल नहीं था। और मैंने थोड़ा रूड होकर उससे कहा कि यार, सच में तुम गांव के लोगों की मेंटेलिटी कभी चेंज नहीं हो सकती। ये सुनकर उल्टा वो मुझ पर हंसने लगा। कहने लगा कि जो चीज़ है उसे मानने में ही सबकी भलाई है। मैंने कहा कि अच्छा बता, क्या है यहाँ पे भूत में? वो मुझे एकदम घूर के देखने लगा। मैं दोबारा हंसते हुए उससे कहने लगा, अरे यानी कि भूत है कि आत्मा है कि चुड़ैल है? वो हंसते हुए बोला कि बस उसे एक बार देख लो, सब समझ आ जाएगा। मुझे उसकी बात पर तो विश्वास हो ही नहीं रहा था। फिर हमारी ये बात चल ही रही थी कि सामने से मेरा दोस्त आता हुआ नजर आया। मैंने उससे कहा, यार देख, ये गोलू क्या क्या बोल रहा है। वो कहने लगा कि हाँ यार, यहाँ पे भूत प्रेत का कुछ है। मैंने कहा, तू भी इनमें विश्वास करता है? तो बस उसने मेरी ओर देखा और हाँ में मुंडी झुका दी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरा दोस्त इतना पढ़ा लिखा है और अब भी इन सब चीज़ों पर वो विश्वास करता है। मैंने उससे उस समय कुछ नहीं कहा और वहाँ से निकलने के लिए हम दोनों ही अपनी गाड़ी में बैठे कि तभी ही वो गोलू भी आ गया और शीशा खटखटाने लगा। मैंने शीशा उतार कर उससे पूछा कि क्या हुआ? तो वो कहने लगा कि मुझे भी थोड़ा आगे तक छोड़ दो।
मैंने कहा चल ठीक है बैठ जा। गाड़ी में जब वो बैठा तो उसने फिर से वही भूत प्रेत की बातें शुरू की। मेरे दोस्त ने उसे डांट लगाते हुए कहा, अरे ये सब बातें अभी मत करना। मैंने कहा अरे करने दे, मुझे भी तो जानना है, तू क्यों इतना गुस्सा हो रहा है उस पर। ये कहकर मैंने अपने दोस्त को चुप बिठाया। गोलू बताने लगा कि मेरी ही बात नहीं है, दरअसल यहाँ पर गांव के बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि सूरज डूबने के बाद रास्ते पर यहाँ पर भूत प्रेत आत्माओं को कई बार देखा गया है। और उसके बाद उसने मुझे एक दो छोटी घटना बताई जो मैं आप लोगों को बताता हूँ। उसका कहना यह था कि एक शाम की बात है, लगभग 8 साढ़े 8 बज रहे थे कि गांव में एक घर था, उसमें एक आदमी की तबीयत खराब हो गई। उसे ऐसा लगने लगा कि मानो कि जो उसने खाना खाया है वो सब उसकी छाती पर ही रह गया। इसीलिए वो अपने घर से बाहर निकला कि कुछ देर पैदल चल के यहाँ से वहाँ घूम लूंगा तो शायद अच्छा लगेगा। हालांकि जानता वो भी था कि गांव में भूत प्रेत का वास है, फिर भी डरते हुए वो घर से बाहर निकला। गांव के घर तो आप जानते हो कि छोटे से होते हैं, और अपने ही घर के सामने वो टहलने लगा। अचानक उसने देखा थोड़ी दूरी पर एक औरत खड़ी हुई थी और वो उसे घूर घूर कर देख रही थी। पहले उसे ये बात नहीं समझ में आई कि वो औरत नहीं चुड़ैल है, क्योंकि वो औरत पहले तो नॉर्मल दिख रही थी, लेकिन धीरे धीरे वो इस आदमी के नजदीक आने लगे और उसके कदम इतने बड़े थे मानो ऐसा लग रहा था कि एक एक कदम एक नॉर्मल आदमी के 10-10 कदम जैसे है। ये देखना था कि वो वहीं पर घबरा कर कांपने लगा और तुरंत अपने घर के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर दिया। बात यहीं खत्म होती तब भी ठीक था। फिर उसने देखा कि वो औरत उसके घर के बाहर ही खड़ी थी, मानो ऐसा लग रहा था जैसा कि वो उस आदमी का इंतजार कर रही है और अगर वो आदमी निकला तो उसे कच्चा चबा जाएगी। वो आदमी का ये कहना था कि मैं सुबह होने तक उस औरत को बाहर खड़ा महसूस कर रहा था, यानी कि बाहर से कुछ आवाजें आ रही थी जिससे साफ ये समझ में आ रहा था कि बाहर कोई तो है। इसके बाद उसने दूसरी घटना बताई। वो एक बच्चे की थी। कह रहा था कि एक बच्चा शाम के ही टाइम पे सूरज डूबने के बाद घर से बाहर निकला हुआ था, शायद खेलने या पता नहीं किस काम से। तो उसने देखा कि एक आदमी उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया, मानो वो आदमी को उसने आसपास पहले कहीं देखा ही नहीं। उस बच्चे की उम्र 8-9 साल की हो गई और फिर अचानक से उस आदमी ने उसे गोद में उठा लिया। उसके माता पिता जो कि घर के दरवाजे पर से ही उस बच्चे को देख रहे थे, तो उन लोगों ने देखा कि बच्चा हवा में उड़ रहा है, लेकिन वो बच्चा जानता था कि इस आदमी ने मुझे पकड़ कर रखा है। उसके बाद वो बच्चा जब हवा में था तब मानो वो जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगा, क्योंकि उस बच्चे ने बताया कि जब वो आदमी मुझे गोद में उठाकर ऊपर आसमान की ओर कर रहा था तब मैंने देखा उसका चेहरा एकदम डरावना हो गया था। उसकी नाक तो चेहरे पर थी ही नहीं और उसका चेहरा ऐसा हो गया था जैसा कि मानो बहुत सालों से उसके चेहरे को किसी पानी में डुबो कर रखा गया हो। फिर माता पिता भागते हुए वहां पर आए और अपने बच्चे के नजदीक आकर वो लोगों ने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया, जिसके बाद बच्चा एकदम से नीचे गिरा। बच्चे को उठाकर वो लोग घर में लेकर चले गए। हालांकि उस आदमी को देखा था बच्चे ने, लेकिन माता पिता को ये लग रहा था कि बस बच्चा हवा में उड़ रहा है। इसके बाद गोलू तीसरी कहानी शुरू करने लगा। तभी मेरे दोस्त ने बीच में मुंह डाला, कह रहे बस कर यार, क्या तू भी ये सब कर रहा है। मैंने तुरंत गोलू से पूछा कि अभी जल्दी में ही यानी रिसेंटली ऐसे कोई घटना हुई है क्या? तो वो बोलने लगा कि हाँ, अभी 15-20 दिन पहले ही एक और घटना यहाँ पर घटी थी। मैंने उससे कहा कि क्या घटना हुई थी? तो वो बताने लगा कि दरअसल एक आदमी रात में अपनी खेत से अपने घर जा रहा था। टाइम ज़्यादा हो चुका था, वो आदमी को किसी ज़रूरी काम से खेत में जाना पड़ा। जब वो लौट रहा था तो उसने देखा कि उसकी साइकिल के सामने अचानक से एक मानो 20 फीट जितना लंबा आदमी खड़ा है और उसके मुंह से उसकी राल गिर रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसा वो उस आदमी को कच्चा चबा कर खा जाना चाहता हो, लेकिन पता नहीं फिर वो कैसे बच गया। मैंने हंसते हुए कहा, पता नहीं का क्या मतलब? जिस पर गोलू कहने लगा कि दरअसल वो आदमी यही देखकर वहीं बेहोश होकर गिर गया और जब उसकी आंख खुली 1-1.5 घंटे के बाद तो वो उसी रास्ते पर पड़ा हुआ था अपनी साइकिल के साथ। मैं हंसते हुए कहने लगा, यानी ये जो भूत है
ये सिर्फ लोगों को डराता है, बस और कुछ नहीं करता। वो बोलने लगा कि अब तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ गांव में कि उसने किसी को नुकसान पहुंचाया हो या कोई मर गया हो उसकी वजह से। मुझे उसकी बात पर कहीं मानो अब भरोसा होने लगा, क्योंकि जिस हिसाब से मेरा दोस्त सब बात पर हाँ बोल रहा था, तो मुझे लगा कि शायद सच में भूत प्रेत होते होंगे। वही दिन जब हमने गोलू को छोड़ा और फिर अपने घर चले गए, तो मैंने मेरे दोस्त से कहा, यार मुझे भी है ना वो भूत को देखना है। वो बोलने लगा, अरे यार वीनू, ये सब बातें मत कर। मैं उससे जिद करने लगा और मैंने उससे कहा कि एक काम करते हैं, हम कार में चलते हैं। कार का दरवाज़ा तो लॉक रहेगा, भूत हमें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इस पर मेरा दोस्त हंसने लगा और मुझे कहने लगा कि अबे यार, वो भूत है, वो गाड़ी का दरवाज़ा बिना खोले भी अंदर आ सकता है। मैं उससे बहुत जिद किया। मेरा दोस्त मेरी बात को मान गया और फिर ठीक रात के 11 बजे हम दोनों ही उसी गांव में पहुंचे। जब वहां पहुंचे, लगभग आधा पौना घंटा इंतजार करके हम थक गए। मैंने कहा, यार देख, कोई भूत वूत नहीं है, चल गाड़ी घुमाते हैं, घर चलते। खाली वो चाय वाला भी कुछ भी बोला। तभी मेरे दोस्त ने बोला, उसने जो भी बोला वो सच बोला, लेकिन अब यहाँ पर रुकना मुझे ठीक नहीं लग रहा, चल गाड़ी घुमा। बस उसकी ये बात कहनी थी कि अब मैं जिद में आ गया। मैं कहने लगा, नहीं, अब तो देखकर ही जाऊंगा। अभी हमारी ये सब बात चल ही रही थी कि मैंने दूर से किसी को अपनी ओर भागते हुए आता देखा। मुझे लगा कि शायद कोई आदमी होगा, लेकिन उस आदमी को देखते ही जो मेरा दोस्त था, मानो वो घबरा कर चिल्लाने लगा। कहने लगा, वीनू गाड़ी निकाल यहाँ से। मैंने कहा, अरे रुक, देखने दे, कोई हो सकता है मदद के लिए हमारे पास आ रहा हो। वो बोला, नहीं, ये मदद के लिए नहीं आ रहा, बस गाड़ी निकाल। मैं उसकी बात को मान चुका था और बस अभी गाड़ी ही चालू करने वाला था कि मैंने देखा वो आदमी भागते भागते बोनट के पास आ गया है। मुझे लगा कि क्या पता अब ये कोई नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन मैंने आगे देखा कि वो बोनट के आर पार होकर, यानी कि हमारी गाड़ी के अंदर आकर बैठ गया। और अचानक से मैंने उसको पीछे की बैक सीट पर बैठा हुआ देखा। उसका चेहरा बुरी तरह से काला जला हुआ लग रहा था और शरीर मानो ऐसा लग रहा था कि किसी बहुत बड़े आदमी का शरीर है। यही नहीं, जब वो गाड़ी में आकर बैठा तो गाड़ी को हिलता हुआ हमने महसूस किया। आप समझ सकते हो कि उसका वजन कितना होगा। ये देखना था कि सच में मैं खुद भी बहुत ज्यादा डर गया, चीखने चिल्लाने लगा। मेरा दोस्त मुझसे कहने लगा, भगवान को याद कर, भगवान का नाम ले। और हम दोनों ही वो करने लगे कि फिर वो एकदम से हवा की तरह कहीं गायब हो गया। गाड़ी चालू किया मैंने और तुरंत भगाते हुए मेरे दोस्त के घर पर आया। मैंने उससे कहा, यार देख, 2 दिन बाद जब मैं जाऊंगा तब सुबह 6-7 बजे के बाद ही यहाँ से निकलूंगा, जब तक लोगों की गर्दी भी रास्ते पर हो चुकी होगी। वो 2 दिन उसके बाद मैंने कितने डर के निकाले हैं वो मैं ही जानता हूँ। और फिर अपने घर के लिए आ गया। आज मेरे दोस्त के गांव गए हुए मुझे पूरे 19 साल हो चुके हैं, लेकिन मैं उस दिन के बाद आज तक उसके गांव कभी नहीं गया। तो दोस्तों, ये थी वीनू के साथ घटी एक घटना। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानियों की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी वीरेन की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम वीरेन है, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। आज जो मैं कहानी बताने जा रहा हूँ, यकीन मानो ये कोई कहानी नहीं बल्कि कई सारे लोगों का अनुभव है। कुछ लोगों ने उसे देखा है तो कुछ लोगों ने उसे महसूस किया है, कईयों ने उसे सुना भी है। इसीलिए मैं कहानी को पूरे विस्तार में बताऊंगा। दोस्तों, हम जहाँ पर रहते हैं वो बहुत ही छोटा सा शहर है। मेरे पापा की चाय और मिठाई की दुकान है एक चौराहे पर। मैं नाम नहीं बताना चाहता जगह का, क्योंकि ये शायद किसी को तकलीफ दे सकती है। अब आते हैं घटना पर। तो ये बात है 2004 की। हमारे चौराहे पर बहुत ही कम दुकानें थी और दुकानों के साथ घर भी काफ़ी कम थे, लेकिन वो मेन चौराहा भी था जहाँ से दूसरे बड़े शहरों तक जाने के लिए गाड़ियाँ वहाँ रुकती भी थी और आती जाती भी थी। वहाँ से आगे कुछ 1 किलोमीटर पूरब की ओर मार्केट एरिया था। वहाँ आबादी ज़्यादा है और सभी तरह की दुकानें भी हैं। हमारे चौराहे पर 9 बजे
रात तक सभी दुकानें बंद हो जाती है। बस एक खाने का ढाबा है, वही 11 साढ़े 11 बजे तक खुला रहता है। पर मेरे मिठाइयों की दुकान पर जब मिठाइयाँ ख़त्म हो जाती है तो हम भी दुकान बंद कर देते हैं। उस दिन दुकान रात को कुछ 11-12 बजे तक पापा ने खुली रखी थी, क्योंकि वो मिठाइयाँ बना रहे थे। उस रात भी पापा और मेरे चाचा मिठाइयाँ बना रहे थे कि तभी 12 बजे एक प्राइवेट बस रुकी। उसमें कुछ 2 या 3 यात्री उस बस से उतरे, 2 मार्केट की तरफ जाने लगे। एक आदमी सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहने, हाथ में ट्रॉली बैग लिए ढाबे की तरफ गया और ढाबे वाले से पूछने लगा कि पान की दुकान बंद हो गई क्या। पापा बताते हैं कि रात और सन्नाटा होने की वजह से उसकी आवाज़ सामने मेरी दुकान तक आ रही थी। शायद उसे सिगरेट या पान मसाला खाने की तलब लगी थी, पर उसके आवाज़ से ऐसा लग रहा था कि उसने शराब पी रखी है। फिर वो अपने बैग को लेकर आगे जाने लगा। वहीं पीपल के पेड़ के नीचे 2 होमगार्ड थे, जिनकी रात को उस चौराहे पर ड्यूटी लगती थी। वो व्यक्ति उन होमगार्ड वालों के सामने खड़ा था। तभी उनमें से एक ने कहा, क्यों खड़े हो यहाँ, इधर चलो, निकलो आगे। पर उस व्यक्ति ने शायद होमगार्ड को गाली दे दी या कुछ बदतमीजी की, पता नहीं। तभी एक होमगार्ड ने उसको एक डंडे से मारा और फटकार लगाने लगा। वो आदमी थोड़ा आगे गया, फिर कुछ कहने लगा। तभी होमगार्ड उसकी तरफ तेजी से बढ़ा, उसकी तरफ डंडा लेकर आगे बढ़ा कि वो आदमी भागने लगा। उन दिनों बरसात का दिन था। कई दिनों से भारी बारिश होने से रोड के किनारों तक पानी लगा हुआ था। गड्ढे तालाब सब भरे हुए थे। हमारे चौराहे से कुछ 2 किलोमीटर दूर उसका गांव था। मेरे पिताजी उस आदमी को पहचानते थे, पर रात में उसका चेहरा सही से नहीं दिख रहा था। शायद इसीलिए वो पहचान नहीं सके। वह आदमी होमगार्ड के डर की वजह से भागते ही चला गया, जबकि होमगार्ड कुछ ही दूर तक उसको दौड़ाया था। पर डर की वजह से वो सड़क के किनारे शॉर्टकट रास्ते से भागने लगा, जो कि खेतों की तरफ से रास्ता होता था, और उस रास्ते पर तालाब भी है। वो आदमी यहीं का रहने वाला था, तो उसको रास्ता तो पता था, पर शायद वो कई महीनों के बाद आया हुआ था, इसीलिए उसे ये भी नहीं पता था कि वहां पर जो तालाब है वैसे तो वो गहरा नहीं था, लेकिन उस तालाब का जो मालिक था उसने उस तालाब के किनारे की जगह से करीब 2 ट्रॉली मिट्टी निकलवाई थी, जिस वजह से उस तालाब के जो किनारे की साइड थी वो काफी गहरी हो गई थी। पर वो शराब के नशे में, या यूं कहो कि डर की वजह से, पानी में घुसकर ही पार कर रहा था, और शायद वो उसी खेत के रास्ते से अपने गांव की तरफ निकलना चाहता था। पर उसकी किस्मत तो देखो, अनजाने सही रास्ते पर ना जाकर उस खुदाई वाले गहराई में चला गया और डूबने लगा। फिर उसके बाद वो चिल्लाने लगा। रात के करीब 12:25 हो रहे थे। सभी लोग सो रहे थे, पर शायद कुछ लोगों ने उसकी आवाज़ें सुनी और अपने घर के पीछे का दरवाज़ा खोलकर टॉर्च मारकर देखने लगे कि कोई डूब रहा है क्या। पर वहाँ कोई नहीं गया, या शायद लोग जब तक वहाँ पर पहुँचते तो उसमें काफ़ी देर हो चुकी रहती। एक आदमी हिम्मत करके हाथ में टॉर्च लिया और आगे बढ़ा। उसके हाथ में बांस भी थी। वो बांस लेकर तालाब के पास चला गया और बांस उस आदमी की ओर फेंकने लगा कि वो उसे पकड़ के बच जाए, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो आदमी डूब चुका था। फिर भी उस आदमी को ऐसा महसूस हुआ कि बांस को शायद डूबते हुए आदमी ने पकड़ लिया है। वो उस बांस को पूरी ताकत लगाकर अपनी ओर खींचने लगा, लेकिन मानो ऐसा हुआ कि वो आदमी तो बाहर नहीं आया। उल्टा ये आदमी जो बचाने के लिए उसे गया था, उसे ये महसूस होने लगा कि वो खुद ही तालाब के अंदर खींचा चला जा रहा है। इसीलिए उसने वहीं पर उस बांस को छोड़ दिया और खुद बाहर निकल गया। मज़े की बात तो ये थी कि वो जो होमगार्ड थे वहाँ पर, वो लोग उसे बचाने तो क्या, देखने तक नहीं आए। जब रात को पापा घर आए और पूरी बात सबको बताने लगे,
तो मैंने पूछा कि पापा क्या वो मर गया? पापा ने कहा कि हाँ, मर ही गया होगा। मैंने कहा तब उसकी लाश सब लोगों ने निकाले या नहीं? पापा बोले कोई नहीं गया, अब सुबह में पुलिस ही निकालेगी। मैं सुबह जल्दी उठ गया 6 बजे और चौराहे की तरफ देखने ही जा रहा था, तभी तालाब के पास थोड़ी सी भीड़ थी और सड़क किनारे पुलिस की गाड़ी थी। तालाब के पास तक गया तो देखा उसकी लाश को पुलिस निकाल चुकी थी। सफ़ेद कपड़े डालकर जमीन पर लिटा रखी थी। उसका चेहरा खुला था। मैंने देखा उसका चेहरा फूल गया था, आंखें खुली थी। एक औरत बहुत रो रही थी, वो शायद उसकी माँ थी। मैं 2 मिनट देख के वहां से हट गया। इस घटना के 2 ही दिन बाद वहां के आसपास के लोगों ने ये बात कहनी शुरू कर दी कि जो आदमी डूब के मरा था अब वो भूत बन गया है। दरअसल लोगों को रात में उस तालाब से पानी की ढप ढप जैसी आवाजें सुनाई देती, जैसा कि कोई पानी में जोर जोर से हाथ मार रहा है और खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। कई बार ऐसा लगता है कि मानो कोई तैर रहा है या डूब रहा है। कुछ लोगों ने तो चीखने चिल्लाने की आवाजें तक सुनी। कई लोगों ने रात में उसे देखा भी है। एक दिन मेरे पापा अपनी दुकान बंद करके रात को 9:30 बजे घर आ रहे थे। अपनी साइकिल से वो आते थे। हमारे चौराहे पर सभी दुकानें जल्दी बंद हो जाती थी उस ढाबे को छोड़कर। तो रास्ते के किनारे पापा ने देखा एक आदमी सफेद कुर्ता पैजामा पहनकर खड़ा है। अंधेरा था तो चेहरा साफ साफ नहीं दिख रहा था। पापा तिरछी नजरों से देख रहे थे। थोड़ा आगे जाने पर फिर वो किनारे खड़ा दिखाई दिया। तभी काफी दूर से कोई ट्रक आ रही थी तो उसकी रोशनी सड़क पर बिखर रही थी। उसी रोशनी में पापा ने उस आदमी की तरफ देखा। बेजान सा सूखा हुआ चेहरा, फटी हुई आंखें। उसे देखते ही पापा के शरीर में मानो करंट सा दौड़ गया। उनकी सांस फूलने लगी और जैसे जैसे वो ट्रक करीब आते गई तो पापा उसी के रोशनी के सहारे आगे बढ़ते चले गए और पापा को अब कहीं थोड़ा सा सुकून भी मिल रहा था। पापा जल्दी जल्दी साइकिल चलाते हुए अपने घर तक आ गए। घर आकर पापा ने उसी रात मम्मी को बुलाया और फिर साथ में मैं और मेरी दीदी भी थी। पापा ने सबको पूरी बात बताई और कहा कि लोग झूठ नहीं बोल रहे, आज मैंने ये खुद से देखा है। फिर पापा ने मुझसे कहा कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली है, रात में तुम जाते हो मार्केट में प्रोग्राम देखने, 11-12 बजे आते हो अकेले। अब ऐसा मत करना, या तो चौराहे पर रुककर किसी का इंतज़ार करना या फिर किसी दोस्त के साथ ही यहाँ पर आना, लेकिन अकेले बिल्कुल नहीं आना। मुझे भी उस मरे हुए आदमी का चेहरा याद आने लगा। मैं सोच लिया था कि मैं बिल्कुल भी नहीं आऊँगा। करीब 1 महीने के बाद एक घटना एक शोभा नाम के आदमी के साथ घटी। वो खेतों की जुताई करके खेतों के रास्ते से घर को लौट रहा था और वो भी अपने ट्रैक्टर से आ रहा था। उसी तालाब की तरफ से रात के 8 ही कुछ बजे होंगे। उसको भी एक आदमी सफ़ेद कुर्ते और पैजामे में दिखा। वो रास्ते पर ही खड़ा था, पीठ उसकी तरफ किए हुए था। शोभा ने कई बार हॉर्न बजाया पर वो नहीं हट रहा था। पत्थर की तरह मानो बिना हिले एकदम से खड़ा हुआ था और वो भी तालाब के सामने वाली सड़क पर। उसका जो घर था वो भी तालाब के सामने कुछ ही दूरी पर था। कहीं ना कहीं शोभा भी समझ गया था कि क्या मामला है, इसीलिए वो ट्रैक्टर से उतरा नहीं और ना ही ट्रैक्टर बंद किया। कई बार हॉर्न बजाने की वजह से हॉर्न की आवाज़ शोभा के घर तक जा रही थी। उसकी पत्नी अपने ट्रैक्टर की आवाज़ पहचान ली और पीछे का दरवाज़ा खोलकर वहीं से आवाज़ देने लगी। क्या हुआ? आप इतना हॉर्न क्यों बजा रहे हो? ट्रैक्टर खराब हो गई है क्या? शोभा ने वहीं से आवाज़ दिया हिम्मत करके। अरे एक काम करो, वो फरसा लेकर आओ, जो कि एक हथियार की तरह होता है। इतना कहते ही वो आदमी हवा में मानो एकदम से गायब हो गया। शोभा अपना ट्रैक्टर लेकर घर आ गया और पूरी बात अपनी पत्नी को बताई। दोस्तों, ऐसी कई घटना हुई हैं।
पर उस आदमी के मरने के बाद करीब 5-6 सालों तक ऐसी घटनाएं होती थी, लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से ऐसा कोई भी बात या कोई भी घटना सुनाई नहीं दी। शायद उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई, या फिर अब उस जगह पर लोगों का बसेरा ज़्यादा हो गया है, तो हो सकता है कि वो आत्मा वहाँ से चले गई हो। दोस्तों, जहाँ इंसानों का बसेरा हो जाता है, फिर वो कोई भी जगह हो और कितनी हॉन्टेड क्यों ना हो, वो जगह अपने आप ठीक हो जाती है। फिल्मों की झूठी कहानियों की बात अलग है, लेकिन हाँ, ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। तो दोस्तों, ये थी वीरेन जी की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी हिमांशु की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम हिमांशु है। मैं बिहार के एक छोटे से गांव हरी का रहने वाला हूँ। मैं आज आपके सभी दर्शकों के लिए अपने दादाजी के साथ बीती हुई उनके ज़माने की एक आप बीती बताने वाला हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग मेरी इस कहानी को पसंद करेंगे। आज हमारे दादाजी को मरे हुए 2 साल हो गए, मगर जब वो जिंदा थे तो उन्होंने हमें एक उनके साथ घटी कहानी सुनाई थी। मेरे दादाजी को पूजा पाठ का बहुत शौक था। मेरे दादाजी के साथ उनके और कुछ दोस्त थे जो कि बहुत अच्छे थे। मेरे दादाजी का नाम स्वर्गीय कृष्णकांत झा था, और उनके एक दोस्त का नाम श्यामजी दादा और एक का नाम बुचबा चाचा था, जिन्हें लोग प्यार से बुचबा कहते थे। तो बात दरअसल यूँ है कि आज से 50 साल पहले दुर्गा पूजा का दिन था। हमारे गांव में इन दिनों सभी कोई सुबह सवेरे उठकर गांव में घूम घूम के अलग अलग फूल इकट्ठा करते थे, मगर हमारे दादाजी ने सोचा आज हम क्यों ना लक्ष्मी नारायण मंदिर के अंदर जाकर फूल तोड़ते हैं। वो सुबह 3 बजे उठे और उन्होंने अपने तीनों दोस्त को भी उठाया और वो वहाँ से चल दिए। हमारे गांव के एंड में एक लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर था, और वो तीनों ही दोस्त वहीं पर फूल तोड़ने के लिए गए हुए थे। वो बताते थे कि जब वो मंदिर से कुछ ही दूरी पर थे तो उन्होंने देखा कि एक मिट्टी के सर्वे यानी कि मिट्टी की छोटी सी कटोरी के अंदर कुछ सिक्के रखे हुए थे। तो उन लोगों को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि यहाँ सिक्के किसने रखे। अभी ये सब सोच ही रहे थे कि तुरंत मेरे दादाजी ने कहा, कोई भी इस सिक्कों को हाथ मत लगाना। और ये कह के मेरे दादाजी और बुजबा दादाजी आगे बढ़ गए, मगर श्याम जी दादा थोड़े लालची मिजाज के थे। उन्होंने चुपके से बिना बताए उस मिट्टी के कटोरी में से पैसे उठाकर अपनी जेब में रख लिए, और वो भी आगे जाने लगे। कुछ ही दूर चलने के बाद उन्हें एक खून से लथपथ चाकू दिखाई दिया। वो तीनों ही थोड़े से डर भी गए ये देखकर, मगर मेरे दादाजी बहुत हिम्मत वाले थे। वो तीनों ही फिर से आगे बढ़ने लगे। वो देखने के बाद भी उसके कुछ ही आगे गए तो उन्होंने देखा एक कटी हुई मुंडी किसी की रखी हुई थी। बस ये देखना था कि वो तीनों डर के मारे चिल्लाते हुए भागे। वहां से तीनों अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। मेरे दादाजी और श्याम जी दादाजी की खेत जो वहां पर थी उसी से होते हुए भागे, और जो बुजबा दादाजी थे वो सीधे चिल्लाते हुए भागे। तीनों भागते भागते लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में पहुंचे, और उस मंदिर पर एक कमरा भी बनाया हुआ था, और उस टाइम उस कमरे में एक पंडित जी सोया करते थे। रात को ये तीनों दोस्त वहां पहुंचकर उस पंडित जी के दरवाजे को खूब जोर जोर से रोते हुए पीटने लगे। पंडित जी अंदर से समझ गए, और वो अंदर से ही कहने लगे कि तुम लोगों को मना करता था मैं कि इतनी सुबह सुबह मत आया करो, यहाँ बिल्कुल भी इतनी सुबह आना ठीक नहीं होता है। अब देख लिया, मिल गई तसल्ली। ये कहकर उन्होंने दरवाज़ा खोला। फिर वो तीनों दोस्त सुबह होने तक वहीं रहे। सुबह होते ही तीनों घर को आए। मेरे दादाजी ने सभी को बात बताई। उन्हें घर पे डांट भी लगी, मगर कुछ ही देर के बाद श्याम जी दादाजी की तबीयत अचानक से खराब हो गई। इसीलिए उन्हें वैद्य जी के पास भी ले जाया गया, मगर वैद्य जी को भी कुछ नहीं समझ आ रहा था। फिर पूरी बात जानने पर
श्याम जी दादाजी ने आधे होश में बताया कि मैंने उस मिट्टी के कटोरी में से पैसे उठा लिए थे। फिर जाकर कहीं सबको पता चला। फिर उन्हें सबसे डांट पड़ी और उसके बाद पंडित जी जो झाड़ फूक करते थे उन्हें बुलाया गया और उसके बाद कहीं जाकर उनकी तबीयत सही होने लगी। इसलिए कहते हैं ना कि कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। पता नहीं लालच के चक्कर में हमें कब क्या हो जाए। तो दोस्तों, ये थी हिमांशु जी की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी अर्जुन की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम अर्जुन है और मैं आसाम का रहने वाला हूँ। ये कहानी मेरी खुद की है और ये अभी कुछ साल पुरानी ही है, जब मेरी उम्र कुछ 19 साल की थी। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और इन दिनों काम की तलाश में था। घर की हालत देखकर मुझे काम की सख्त ज़रूरत थी। हमारे एरिया में काम मिलना बहुत मुश्किल है। बहुत दिन इधर उधर भटकने के बाद मुझे एक फैक्ट्री में काम मिला, लेकिन सैलरी सिर्फ 200 रुपया मिलती थी, वो भी पूरे दिन की। और ड्यूटी का टाइम भी सुबह के 8 बजे से रात के 11-12 बजे तक के था। मतलब दिन का कुछ 14 से 15 घंटा काम करना पड़ता था। लेकिन मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होने की वजह से मैं मजबूर था और इसीलिए मुझे वही काम करना पड़ा। पहले के कुछ दिन मुझे वही काम समझने में लग गए। फैक्ट्री में आए रॉ मटेरियल को लेबर से अपलोड करवाना और रात को ज़्यादा काम होता था, तो मुझे 12 से पहले तो मानो छुट्टी मिलती ही नहीं थी। और हमारा जो मैनेजर था वो काफ़ी ज़्यादा खड़ूस था। वो मुझे थोड़ी देर भी आराम से नहीं बैठने देता था और मेरा काम ख़त्म होने के बाद भी वो मुझसे दूसरे कामों को लेता था। शायद यही एक बहुत बड़ी वजह थी कि मुझे घर आते आते काफ़ी ज़्यादा रात हो जाती थी। मुझे वो काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था, लेकिन मजबूरी में करना पड़ रहा था। अभी मुझे 1 हफ्ते हुए थे काम को ज्वाइन करे हुए कि उसके 1 दिन के बाद कुछ अजीब सा हुआ। मैं पहले आप लोगों को बता दूं कि जहां पर मैं काम करता था वो एकदम फैक्ट्री के पीछे के हिस्से में था, जहां पर ज़्यादा लोगों का आना जाना नहीं रहता था और मुश्किल से 2-3 लेबर ही होते थे, जिनमें से एक मैं था। उस दिन शाम के 7 बजे थे और मेरे साथ लेबर लोग चाय पीने के लिए जा रहे थे। मुझे भी साथ बुलाने लगे, लेकिन मेरा मन ठीक नहीं था क्योंकि काम के प्रेशर से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान था, तो मैंने मना कर दिया। वो लोग चले गए और मैं ईयरफोन लगा के कुछ वीडियोस देखने लगा। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि फैक्ट्री के पीछे जहाँ सामान अपलोड करते हैं वहाँ से किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कि कोई अपनी चप्पल ज़मीन पर घसड़ते हुए आगे बढ़ रहा हो। मैं सोचा कि कोई लेबर होगा, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। 20 मिनट बाद जब मैंने देखा कि सारे लेबर लोग चाय पी के वापस आ रहे थे, तो मैंने पूछा, तुम लोग अभी आए हो? तो पीछे कौन चल रहा था? ये बात सुनकर वो बाकी के दोनों तीनों लेबर के चेहरे के मानो रंग ही बदल गए थे और एक दूसरे को देखने लगे। तभी उनमें से एक ने बोला, आपको अकेले यहाँ नहीं रुकना चाहिए था और अगली बार से अगर हम चाय पीने निकले तो आप भी हमारे साथ चलना। ये बात सुनकर मुझे अजीब लगा और फिर उनमें से एक ने कहा, ये जगह ठीक नहीं है, इसीलिए कोई यहाँ अकेले नहीं रहता है। आपको भी यहाँ पर अकेले नहीं रहना चाहिए था। इस बार मैंने सवाल किया कि क्यों यहाँ अकेले रहने में क्या प्रॉब्लम है? तो वो बोलने लगे, यहाँ पे जो बंदा मेरे से पहले काम करता था उसको किसी के होने का महसूस होता था, जैसे कि कोई चल रहा है। जब उसके सिवा यहाँ कोई नहीं होता तब भी उसे यही लगता कि कोई तो उसके आसपास घूम रहा है और कभी अजीब सी आवाज़ भी आती, जैसे कि कोई फैक्ट्री के मटेरियल को अनलोड कर रहा है। एक दिन जब वो यहाँ काम कर रहा था और स्टोर रूम में कुछ देखने के लिए अंदर गया, तो किसी ने पीछे से उसका दरवाज़ा बंद कर दिया और वो अंदर रह गया जब तक कि उनमें से किसी लेबर ने आकर दरवाज़ा नहीं खोला। उसके साथ अजीब अजीब सी चीज़ें होने लगी थी, जैसे कि उसको किसी के बुलाने की आवाज़ आती थी। कभी उसको लगता कि कोई उस पर नज़र रख रहा है। उसने तो
तंग आकर ये काम ही छोड़ दिया। उसके बाद और कुछ लोगों के साथ भी ऐसा ही सब हुआ। तो कोई भी ये काम के लिए ज़्यादा दिन तक रुक नहीं पाता है और लोग काम छोड़कर चले जाते हैं। तो मैं उन लेबर से ये पूछने लगा कि ऐसा क्यों होता है, कोई तो वजह होगी। तो वो लोग बताने लगे, इस पोस्ट पे जो आप कर रहे हो, यही पोस्ट पर एक आदमी काम किया करता था। वो उस काम को 6 साल से कर रहा था। उसकी एक पत्नी थी, लेकिन उसका किसी और औरत के साथ भी चक्कर था। जब ये बात उसकी पत्नी को पता चली तो उसने खुद को आग लगा लिया और वो मर गई। इस बात के बाद वो इंसान कुछ सहमा सहमा सा रहने लगा और लोगों से मानो एक अजीब सी उसने दूरी बना ली थी, जैसा कि उसे किसी के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। सभी लोगों से अलग अलग रहता था। और एक दिन सुबह फैक्ट्री के चौकीदार को उसकी लाश फैक्ट्री के पीछे एक पेड़ पर मिली। उसने खुद को फांसी लगा ली थी। लोग कहते हैं कि जब से उसकी पत्नी मरी थी तब से वो घर में नहीं रह पा रहा था। उसके घर से रात को रोने की आवाज़ें आती थी। वो घर में सोने जाता तो उस पे बर्तन फेंके जाते थे। वो फैक्ट्री में ही सोने लगा था, लेकिन एक दिन उसने भी सुसाइड कर लिया। उसके मरने के बाद से ही चौकीदार का कहना था कि उसे भी रात को अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। इसी के साथ साथ कभी ऐसा लगता कि कोई उसे कुर्सी से धक्का दे दिया, कभी उसका टॉर्च एकदम से गुम हो जाता, या फिर मानो टॉर्च की लाइट अपने आप बंद चालू होने लग जाती। और रात को जब भी उसको नींद आती तो उसे ऐसा लगता कि कोई भारी सी चीज़ उसकी छाती पर बैठ गई है। इसके चलते हुए उसने भी काम छोड़ दिया। ये सब सुनकर तो मानो मैं बहुत घबरा गया और उस दिन काम ख़त्म करके घर को चला आया। पिछले दिन भी जब काम से वापस आया तो मैं बहुत थक गया था, तो खाना खा के सो गया और रात को एक भयानक सपना देखा। मैंने देखा कि कोई एक रस्सी लेकर हमारी फैक्ट्री के पीछे वाले पेड़ पर खुद को फांसी लगाने की कोशिश कर रहा है। और देखते ही देखते वो रस्सी उसने फंसा ली अपने गले में और उसके दोनों टांग मानो हवा में थी। और फिर वो एक सर कटे मुर्गे की तरह फड़फड़ाने लगा। थोड़ी देर के बाद वो एकदम से रुक गया। तभी मुझे मेरी छाती पर कुछ भारी सा महसूस हुआ और एकदम से मेरी नींद खुल गई। ये सपना इतना अजीब था कि मैं डर गया। अगले दिन रात के 9 बजे थे। मैं अपने काम में बिजी था और अचानक से लाइट चले गई। तो मैंने अपने मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन किया और जनरेटर रूम जाने लगा। फैक्ट्री में ये देखने लगा कि इतना अंधेरा हो गया है, कोई कुछ ही नहीं कर रहा, तो मैं ही जाके देख लेता हूँ। मैं रूम में घुसते ही साथ मानो ऐसा महसूस करने लगा कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। मैं पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। इसके बाद मैं इतना डर गया कि मैं बिना कुछ सोचे वहाँ से भागने लगा। तभी रूम का जो दरवाज़ा था वो खुद ही बंद हो गया और मैं अंदर से दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मानो ऐसा लग रहा था कि दरवाज़ा किसी ने बाहर से लॉक कर दिया है। डर के मारे मैं काँप रहा था। मैं मोबाइल का फ्लैश लाइट उठाकर पूरे रूम में देखने लगा, पर वहाँ कुछ नहीं दिखा। तो मुझे थोड़ा सा शांति महसूस होने लगी और फिर मैं दोबारा जनरेटर स्टार्ट करने के लिए आगे बढ़ा ही था कि ऐसा लगा कोई अब भी मेरे पीछे से निकला है। मैं घूम के देखा कि इससे पहले मुझे किसी ने धक्का मार के गिरा दिया और मेरे हाथ से वो मोबाइल भी गिर गया था। मुझे अंधेरे में कुछ अब नहीं दिख रहा था। मैं डर के मारे चिल्लाने लगा, कोई मेरी मदद करो, कोई तो आके दरवाज़ा खोलो, मुझे बचाओ। उतने में मुझे एक साया दिखा, एक आदमी का। वो भी रूम के कोने में खड़ा मेरी ओर ही देख रहा था। समझ में ये नहीं आ रहा था कि मोबाइल गिरने के बाद फ्लैशलाइट अपने आप बंद हो चुकी थी, लेकिन शायद हो सकता है वो साये को देखने के लिए ही मेरे मोबाइल की लाइट अपने आप चालू हो गई और उसी में वो साया दिखा। वो दौड़ के मेरी तरफ आया और मेरी एक टांग पकड़ के मुझे ज़मीन पर ही घसीट के जनरेटर के पास ले गया और उधर रखा हुआ डीजल का कैन उठाकर पूरा मेरे ऊपर डाल दिया। मैं इतना डर गया था कि मैं बेहोश हो गया और जब मुझे होश आया तो मेरे सामने तीनों लेबर खड़े थे।
मुझे देखकर एक ने कहा, आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो हम सही समय पर आ गए, वरना पता नहीं क्या होता। मुझे इसके बाद 4 दिन तक बुखार रहा और मैंने वो काम भी छोड़ दिया। इसके बाद मुझे कई रातों तक वो डरावने सपने आते रहे, लेकिन अभी सब ठीक है। कभी कभी ये बात याद आती है तो मैं आज भी डर जाता हूँ, क्योंकि ये कहानी नहीं, ये सच में मेरे साथ घटी हुई एक घटना है। तो दोस्तों, ये थी अर्जुन जी की कहानी और साथ ही साथ हमारी सारी घटनाएं। उम्मीद करता हूँ कि आज की सारी घटनाएं आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को पसंद आई है उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। और हाँ दोस्तों, चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना।